नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण है। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्मजीव विज्ञान, बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी टॉपिक से आपको एक प्रश्न मिलने की संभावना है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के सेशन के पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। सभी कंटेंट आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। रही बात आज की सेशन के पीडीएफ की या लोअर पीसीएस के एग्जाम के जो क्विक रिवीजन नोट्स की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम संपूर्ण विज्ञान एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंप्लीट करेंगे। बात करेंगे विषय सूची की। अगर बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, रक्षा एवं दैनिक अनुप्रयोग, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण एवं भारतीयों की उपलब्धियां, संपूर्ण विश्व अंतरिक्ष इतिहास, नासा, यूएसएसआर और अन्य, संपूर्ण भारतीय अंतरिक्ष इतिहास और इसरो के मिशन, अंतरिक्ष विज्ञान की अवधारणाएं, शब्दावली एवं नवीन खोजें। तो ये 5 भागों में आज की ये क्लास कंप्लीट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत मज़ा आएगा जब क्लास आपकी कंप्लीट होगी। और अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया इसको, फिर पेपर में यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और पेपर में प्रश्न भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सकारात्मक रहेंगे, ट्रस्ट करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा और आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। जो डाउट में होता है वही पीछे रह जाता है। भाग 1 है विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, रक्षा एवं दैनिक अनुप्रयोग। भारत का प्रथम विज्ञान नीति प्रस्ताव एसपीआर 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना था। वर्तमान में भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति एसटीआईपी 2020 पर कार्य कर रहा है, जिसका लक्ष्य भारत को शीर्ष 3 वैज्ञानिक महाशक्तियों में शामिल करना है। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में हुई। इसका ध्येय वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 1983 में आईजीएमडीपी यानी कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें 5 मिसाइलें अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश यानी कि इनको पटना के नाम से जानते हैं, विकसित की गई। अग्नि वी भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि आईसीबीएम है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। और इसमें MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी का सफल परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र किया गया है। ब्रह्मोस की बात करें तो भारत के डीआरडीओ और रूस एनपीओ ने मिलकर ये विकसित की है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो इसके तहत कलवरी श्रेणी की 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाक्सीर का स्वदेशी निर्माण मझगांव डाक लिमिटेड में किया गया। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, SSBN है, जो न्यूक्लियर ट्रायड जल थल नभ से परमाणु हमले की क्षमता पूरा करती है। INS विक्रांत की बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC-1 है, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A की बात करें तो इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए उन्नत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत जैसे नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी आदि बनाए जा रहे हैं। तेजस LCA तेजस भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और ADA द्वारा विकसित किया गया है। इसके उन्नत संस्करण तेजस MK-1A और MK-2 वायुसेना में शामिल हो रहे हैं। प्रचंड की बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, जिसे विशेष रूप से सियाचिन जैसे ऊंचे
ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है। रुस्तम 2 डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी यानी कि ड्रोन है। S-400 यानी कि S-400 ट्राइम्फ एक उन्नत वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। इसे भारत ने रूस से खरीदा है। इसे भारत में सुदर्शन नाम दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का दैनिक जीवन में सबसे बड़ा उपयोग वर्चुअल असिस्टेंट श्री एलेक्सा, हेल्थ केयर, डायग्नोसिस और ऑटोनॉमस स्वचालित वाहनों में हो रहा है। 5G तकनीकी की शुरुआत भारत में 1 अक्टूबर 2022 को हुई, जो EMBB एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड और MMTC व्यापक मशीन प्रकार संचार प्रदान करती है। अब भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहा है। लाइफाई यानी कि लाइट फिडेलिटी तकनीकी डेटा ट्रांसमिशन के लिए रेडियो तरंगों की बजाय दृश्य प्रकाश यानी कि विजुअल लाइट या LED बल्ब का उपयोग करती है, जो वाईफाई से 100 गुना तेज है। ब्लॉकचेन तकनीकी एक विकेंद्रीकृत वितरित बही खाता जिसका उपयोग क्रिप्टो करेंसी और सुरक्षित डेटा भंडारण जैसे लैंड रिकॉर्ड में होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई क्यूबिट होती है, जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकती है। भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023 से 2031 के लिए 6000 करोड़ रुपए के बजट के साथ स्वीकृत किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण एवं भारतीयों की उपलब्धियां। इसके बाद हम स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये चीज़ें आपके रिवीजन वाली हैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो आगे वाली चीज़ें हैं वो सब आपको नई मिलेंगी और उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेखपाल का पेपर देखते हुए। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे 1991 में सीडैक पुणे द्वारा डॉक्टर विजय भाटकर के नेतृत्व में विकसित किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम प्रवेग, परम गंगा, परम कामरूप और एरावत जैसे सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। एरावत ग्लोबल टॉप 500 सूची में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कोवैक्सीन भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी निष्क्रिय कोविड-19 वैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया था। जितनी भी वैक्सीन है ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आती हैं और आपके सिलेबस का हिस्सा है। CERVAVAC भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है, जो सर्वाइकल कैंसर को रोकती है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित है। CAR-T सेल थेरेपी कैंसर, रक्त कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है, जिसे IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने विकसित किया है। CV रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। यह खोज 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को हुई थी। सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम मैकेनिक्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके नाम पर ही सब एटॉमिक कण बोसॉन को नाम रखा गया है। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और वार्क पूर्व में AET की स्थापना की। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1969 में इसरो की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। हरगोविंद खुराना को आनुवांशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को तारों की संरचना और विकास के लिए 1983 में भौतिकी का नोबेल मिला। चंद्रशेखर सीमा 1.44 सौर द्रव्यमान को दर्शाती है, जिसके बाद तारा ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। वेंकट रमन रामकृष्णन को राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। श्रीनिवास रामानुजन को एक भारतीय गणितज्ञ थे। 22 दिसंबर को उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। हार्डी रामानुजन संख्या 1729। प्रफुल्ल चंद्र रे को भारतीय रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। जो 1729 है वो एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे दो संख्याओं के घनों के योग द्वारा अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है। मेघनाथ साहा को साहा आयनीकरण समीकरण के लिए जाना जाता है।
जो तारों में भौतिक और रासायनिक स्थितियों को समझने में मदद करता है। जीएन रामचंद्रन ने प्रोटीन संरचना, विशेष रूप से कोलेजन की ट्रिपल हेलिक्स संरचना की खोज की और रामचंद्रन प्लॉट विकसित किया। शांति स्वरूप भटनागर CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक थे। विज्ञान के क्षेत्र में उनके नाम पर सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। डॉक्टर टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल वूमन कहा जाता है, जो अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलों की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। माइक्रो प्रोसेसर शक्ति भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे IIT मद्रास द्वारा डिजाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं संपूर्ण विश्व के अंतरिक्ष इतिहास की। शुरुआत होती है स्पुतनिक 1 से। स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1957 को तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था, जिसने स्पेस रेस की शुरुआत की। स्पुतनिक 2 1957 के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी लाइका नामक कुतिया थी। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन वोस्तोक 1 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव बने। वेलेंटीना टेरेस्कोवा 1963 में वोस्ताक 6 मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। एलेक्सी लियोनोव ने 1965 में दुनिया का पहला स्पेस वॉक किया था। लूना 1 चंद्रमा के पास से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था और लूना 2 चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंड करने वाला मानव निर्मित वस्तु थी और ये USSR यानी कि तत्कालीन रूस से भेजा गया था। लूना 9 1966 ने चंद्रमा की सतह पर दुनिया की पहली सॉफ्ट लैंडिंग की और वहां से पहली तस्वीरें भेजी। लूना 16 1970 सोवियत संघ का पहला रोबोटिक मिशन था, जो चंद्रमा से मिट्टी नमूने पृथ्वी पर वापस लाया। अब यहाँ तक पूरा जो कार्यक्रम था सोवियत संघ रूस का, वो काफ़ी आगे तक चला। इसके बाद अमेरिका ने कुछ ऐसी प्लानिंग करी और सोवियत संघ रूस टूट गया और फिर यहाँ से इनका जो स्पेस मिशन था, स्पेस मिशन में इनकी जो बढ़त बनी हुई थी वो यहाँ से ख़त्म हो जाती है और उस बढ़त को कौन हासिल कर लेता है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1958 से कार्य प्रारंभ किया गया। एक्सप्लोरर 1 1958 अमेरिका का पहला उपग्रह था, जिसने वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की खोज की थी। अपोलो 11 मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। उनके साथ बज एल्ड्रिन भी थे। ठीक है, तो चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था और उनके साथ और कौन थे? बज एल्ड्रिन थे, जिनका नाम किसी को याद नहीं है। ठीक है, और अपोलो 11 से ये गए थे। ये प्रश्न आया था लेकिन वहां पर अपोलो 12 लिखा था, जो कि गलत ऑप्शन था। अपोलो 11 मिशन को सैटर्न V रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेटों में से एक था। इसके चंद्र मॉड्यूल का नाम ईगल था। पायनियर 10 1972 बृहस्पति ग्रह को पार करने वाला और क्षुद्र ग्रह बेल्ट से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। वायेजर 1 1970 मानव इतिहास की सबसे दूर स्थित मानव निर्मित वस्तु है। यह 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस तारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला यान बना। वायेजर 2 की बात करें तो एकमात्र ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसने सौर मंडल के सभी 4 विशाल गैसों ग्रह, जो गैस ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को अध्ययन किया है। स्काई लैब की बात करें तो यह 1973 नासा द्वारा स्थापित अमेरिका का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था। सल्यूट 1 सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था, जो 1971 में लॉन्च किया गया था। मीर सोवियत रूसी मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन था, जो 1986 से 2001 तक पृथ्वी की कक्षा में रहा और लंबे समय तक मानव निवास का रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल जरिया 1998 में लॉन्च किया गया था। ISS 5 अंतरिक्ष एजेंसियों नासा, रोसकॉस्मोस, जाक्सा यानी कि जापान की, ESA यानी कि यूरोप की और CSA का संयुक्त प्रोजेक्ट है।
हबल स्पेस टेलीस्कोप को 1990 में नासा और ईएसए द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया था, जिसने ब्रह्मांड के विस्तार की दर मापने में मदद की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया। हबल का ये उत्तराधिकारी है। हबल लॉन्च हुआ था 1990 में। यह इंफ्रारेड प्रकाश में ब्रह्मांड का अवलोकन करता है और L2 लैग्रेंज बिंदु पर स्थित है। नासा का आर्टेमिस मिशन मानव को 50 वर्षों बाद फिर से चंद्रमा पर ले जाने का कार्यक्रम है। आर्टेमिस 1 2022 एक अनक्रूड उड़ान थी। आर्टेमिस 2 के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री, जिनमें एक महिला है और एक अश्वेत व्यक्ति शामिल है, चंद्रमा के करीब से होकर गुजरेंगे। आर्टेमिस 3 2026 में संभावित लक्ष्य है के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा जाएगा। मंगल ग्रह के लिए नासा का परसिवरेंस रोवर 2021 में जेजोरो क्रेटर में उतरा। इसके साथ इंजेन्यूटी नामक पहला मार्स हेलीकॉप्टर भी गया था, जिसने किसी अन्य ग्रह पर पहली संचालित उड़ान भरी थी। पार्कर सोलर प्रोब नासा का मिशन है, जो सूर्य के सबसे करीब उसके कोरोना में जाने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बन गया। कैसनी ह्यूजेंस नासा और ईएसए का संयुक्त मिशन था, जिसने शनि ग्रह और उसके छल्लों का विस्तार से अध्ययन किया। ह्यूजेंस प्रोब टाइटन चंद्रमा पर उतरा था। डार्ट मिशन टाइटन चंद्रमा शनि का है। डार्ट मिशन डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट नासा का पहला ग्रही रक्षा मिशन था, जिसने क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसकी कक्षा बदल दी। लूना 25 2023 रूस का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग का प्रयास था, जो सतह से टकराकर क्रैश हो गया था। तियानोंगोंग चीन का अपना स्वतंत्र स्थायी क्रू वाला अंतरिक्ष स्टेशन है, जो लियो में संचालित हो रहा है। चीन का चांग-ई 4 2019 चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर उतरने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान था। चांग-ई 6 मिशन के जरिए चीन चंद्रमा के सुदूर हिस्से से मिट्टी और चट्टान के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला पहला देश बन गया है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का SLIM स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून 2024 में चंद्रमा पर उतरा, जिससे जापान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया। इसे मून स्निपर कहा गया। ओसिरिस रेक्स नासा का मिशन है, जो 2023 में क्षुद्र ग्रह बेनू से नमूने लेकर सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटा है। होप प्रोब संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन है, जिसने उसे मंगल पर पहुंचने वाला पहला अरब देश बनाया। न्यू होराइजन्स नासा का मिशन है, जिसने 2015 में प्लूटो की पहली नज़दीकी तस्वीरें ली और कुइपर बेल्ट का अध्ययन किया। जूश मिशन ईएसए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, जो बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं गेनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा पर महासागरों की खोज करेगा। यूरोपा क्लिपर नासा पर एक प्रमुख मिशन है। अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया, जो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोप के उपसतह महासागर में जीवन की संभावनाओं की जांच करेगा। फाल्कन 9 स्पेस एक्स द्वारा विकसित दुनिया का पहला आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य कक्षीय प्रक्षेपण यान रॉकेट है। स्टारशिप एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा विकसित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, जिसे मंगल ग्रह पर इंसानों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टारलिंक स्पेस एक्स की एक सैटेलाइट इंटरनेट पहल है, जिसमें लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों छोटे उपग्रहों का एक नक्षत्र स्थापित किया गया है। गैलीलियो यूरोपीय संघ का अपना वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ग्लोनास रूस का और वैदो चीन का वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। केसलर सिंड्रोम अंतरिक्ष मलबे से जुड़ी एक सैद्धांतिक अवधारणा है, जहां लियो में टकराव की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है, जिससे अंतरिक्ष उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा। क्लियर स्पेस 1 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अंतरिक्ष मलबे को साफ करने वाला दुनिया का पहला प्रायोगिक मिशन है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की, जिसमें हम संपूर्ण भारतीय अंतरिक्ष इतिहास और इसरो के मिशन को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत 1962 में इनकोस्पार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे।
15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार को पुनर्गठित करके इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत ने 1963 में तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से अपना पहला साउंडिंग रॉकेट नाइके अपाचे अमेरिका निर्मित लॉन्च किया था। भारत का पहला स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेट रोहिणी 75 1967 में लॉन्च किया गया, जिसका शॉर्ट नेम RH-75 था। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M रॉकेट कपुस्टिन यार बेस द्वारा लॉन्च किया गया था। SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 भारत का पहला स्वदेशी प्रायोगिक प्रक्षेपण यान था, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। 1980 में इसके द्वारा रोहिणी RS-1 उपग्रह लॉन्च किया गया। राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के सोयूज T-11 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने अंतरिक्ष से इंदिरा गांधी को सारे जहां से अच्छा कहा था। तो इंदिरा गांधी से बात करते समय उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एप्पल एरियान पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट 1981 भारत का पहला प्रायोगिक भूस्थैतिक यानी कि जियो स्टेशनरी संचार उपग्रह था। इसे बैलगाड़ी पर रखकर परीक्षण के लिए ले जाने की तस्वीर प्रसिद्ध है। कल्पना चावला की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। 1997 में कोलंबिया शटल से गई थी। दुर्भाग्यवश 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनके सम्मान में भारत के पहले मौसम उपग्रह METSAT-1 का नाम कल्पना 1 रखा गया। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। 2024 में वे बोइंग स्टारलाइनर टेस्ट फ्लाइट के जरिए ISS पर गईं, जिसका मिशन तकनीकी खराबी के कारण लंबा खिंच गया था। PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। यह एक 4 चरण वाला रॉकेट है, ठोस तरल। GSLV भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 चरणीय रॉकेट है, जिसका तीसरा चरण जो है वो क्रायोजेनिक इंजन पर आधारित है। अत्यधिक कम तापमान पर तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है। LBM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे पहले JSLV Mk-3 कहा गया था, इसरो का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली स्वदेशी रॉकेट है। उपनाम बाहुबली फैट बॉय है इसका। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C-11 द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का पहला चंद्र मिशन था। इसके मून इम्पैक्ट प्रोब ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के अणुओं की खोज की पुष्टि की थी। मंगलयान मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। एस्ट्रोसैट 2015 भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को PSLV C-37 द्वारा एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसे बाद में SpaceX ने तोड़ा है। GSAT-19 और GSAT-29 आदि LBM-3 द्वारा लॉन्च किए गए उच्च थ्रूपुट संचार उपग्रह हैं, जो डिजिटल इंडिया को सशक्त बनाते हैं। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को JSLV Mk-3 M1 द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल थे। लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। चंद्रयान 3 की बात करें तो ये 14 जुलाई 2023 को LBM-3 M4 द्वारा लॉन्च किया गया। 23 अगस्त 2023 को लैंडर विक्रम ने चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश रूस, अमेरिका, चीन के बाद बन गया है। 23 अगस्त चंद्रयान 3 लैंडिंग दिवस को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है, नेशनल स्पेस डे। चंद्रयान 3 जिस स्थान पर उतरा उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। चंद्रयान 2 के क्रैश साइट को तिरंगा पॉइंट और चंद्रयान 1 के इम्पैक्ट पॉइंट को जवाहर पॉइंट कहा गया।
चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर पर लगे लिप्स यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर और अन्य तत्वों की उपस्थिति की पुष्टि की है। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य अध्ययन मिशन है जो 2 दिसंबर 2023 को PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया। जनवरी 2024 में आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L1 हालो ऑर्बिट पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। इसका मुख्य पेलोड BELC विजुअल इमिशन लाइन क्रोनाग्राफ है। XPOSat एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट इसरो द्वारा 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया, जो ब्लैक होल, पल्सर और न्यूट्रॉन सितारों से निकलने वाली एक्सरे की ध्रुवीकरण का अध्ययन करने वाला दुनिया का दूसरा नासा के IXPE के बाद मिशन है। गगनयान की बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसका लक्ष्य 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की लियो में भेजना और सुरक्षित वापस लाना है। गगनयान मिशन के लिए व्योम मित्र नामक एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित की गई है, जिसे अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को गगनयात्री नाम दिया गया है। शुभांशु शुक्ला अभी अंतरिक्ष स्टेशन होकर आए हैं। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन गगनयान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लॉन्च व्हीकल LBM-3 है, जिसे अब ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल HLBM-3 कहा जा रहा है, कि क्रायोजेनिक चरण को पावर देगा। निसार इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नासा इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार है, एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो दुनिया का सबसे महंगा रडार इमेजिंग सैटेलाइट L बैंड और S बैंड SAR का उपयोग करता है। SSLV क्या है? लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसरो का नया रॉकेट है जो 500 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों को 500 किलोमीटर की लियो में लॉन्च करने लॉन्च ऑन डिमांड के लिए डिजाइन किया गया है। पुष्पक इसरो का पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है, जिसका हाल ही में चित्रदुर्ग कर्नाटक में सफल ऑटोनोमस रनवे लैंडिंग प्रयोग किया गया। भारत सरकार ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS स्थापित करने और 2040 तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चंद्रयान 4 की बात करें तो चंद्रमा से नमूने वापस लाने का स्वतंत्र मिशन है और लुपेक्स जाक्सा के साथ संयुक्त रोवर मिशन है। भारत के आगामी प्रमुख चंद्र मिशन है। शुक्रयान 1 की बात करें तो इसरो का प्रस्तावित वीनस ऑर्बिटर मिशन है, जो शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करेगा। भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन है, जिसे IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें 7 उपग्रहों का एक समूह है, 3 जियो और 4 GSO में काम कर रहा है। नाविक की सटीकता 20 मीटर से कम है और यह भारत तथा भारत की सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करता है। NVS-01 नाविक का लेटेस्ट नेविगेशन उपग्रह है, जिसमें पहली बार स्वदेशी रुबिडियम परमाणु घड़ी का उपयोग किया गया है। गगन GPS एडेड जियो ऑगुमेंटेड नेविगेशन इसरो और AAI भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से विकसित प्रणाली है, जो नागरिक उड्डयन के लिए GPS सिग्नल को अधिक सटीक बनाती है। इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की स्थापना निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने और विनियमित करने के लिए मुख्यालय भोपाल अहमदाबाद में की गई है। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के अलावा जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के उत्पादों और सेवाओं का विपणन करती है। स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी है, जिसने विक्रम S नामक भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है। अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निबाण SORTED लॉन्च किया है, जो दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन संचालित वाहन है। स्पेस सस्टेनेबिलिटी के लिए इसरो ने प्रोजेक्ट नेत्रा शुरू किया है, जो अंतरिक्ष मलबे और अन्य खतरों को ट्रैक करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। इसरो का पोयम
यानी कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के चौथे चरण PS4 का उपयोग करके कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए एक अद्वितीय मंच है। पोयम 3 ने हाल ही में जीरो ऑर्बिटल ड्रेविस का मील का पत्थर हासिल किया है, यानी कि शून्य अंतरिक्ष मलबा। ठीक है। इनसैट 3DS उपग्रह एक अत्याधुनिक मौसम विज्ञान उपग्रह है जिसे हाल ही में GSLV F-14 रॉकेट, जिसे नाटी बॉय उपनाम दिया गया था, हालांकि इसने सफल उड़ान भरी, द्वारा लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट भीष्म की अगर बात करें तो भीष्म का जो फुल फॉर्म है वो है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री के तहत भारत ने स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब विकसित किया है, जिसे आपात स्थिति में एयर ड्रॉप किया जा सकता है। भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट रॉकेट लॉन्चिंग पैड तमिलनाडु के थूथुकुडी यानी कि तूतुकोरिन जिले के कुलशेखरपट्टिनम में स्थापित किया जा रहा है, जो मुख्य रूप से SSLV लॉन्च के लिए होगा। कार्टोसैट की बात करें तो उपग्रहों की श्रृंखला को भारत की अंतरिक्ष में आंख कहा जाता है, यानी कि आई इन द स्काई, जिसका उपयोग उच्च रिजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन और 3D मैपिंग के लिए किया जाता है। रिसैट की बात करें, राडार इमेजिंग सैटेलाइट श्रृंखला इसरो के माइक्रोवेव सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह हैं, जो बादलों के पार देखने और रात में आल बेदर चित्र लेने में सक्षम है। भुवन की बात करें तो इसरो द्वारा विकसित एक वेब आधारित भू पोर्टल है, जो भारत के लिए 2D और 3D मैपिंग और कई GIS सेवाएं गूगल अर्थ की तरह प्रदान करता है। युविका की बात करें तो इसका युवा विज्ञानी कार्यक्रम है। ये इसरो का एक स्कूल स्तरीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है। ISTEM की बात करें तो इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप भारत में अनुसंधान सुविधाओं, उपकरणों और संसाधनों का एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है अंतरिक्ष विज्ञान की अवधारणाएं, शब्दावली एवं नवीन खोजें। तो ये बिल्कुल नया सेक्शन है जो अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया है और साइंस एंड टेक का एडवांस लेवल का कंटेंट है। पृथ्वी की सतह के सबसे करीब की कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट है, लगभग 200 से 2000 किलोमीटर ऊंचाई वाली। अधिकांश जासूसी उपग्रह और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लियो में ही स्थापित हैं। लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसको MEO कहते हैं, मियो, लियो और जियो के बीच का क्षेत्र लगभग 20,000 किलोमीटर। नेविगेशन उपग्रह जैसे GPS, ग्लोनास, गैलीलियो आमतौर पर MEO में स्थापित किए जाते हैं। भूस्थैतिक कक्षा की बात करें, जियो, तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक वृत्ताकार कक्षा है। जियो में एक उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल लगभग 24 घंटे के बराबर होता है, इसलिए यह पृथ्वी से देखने पर आकाश में स्थिर प्रतीत होता है। संचार और मौसम उपग्रह इनसाइट प्रायः यहाँ स्थापित होते हैं। ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है और हर बार एक ही स्थानीय सौर समय पर भूमध्य रेखा को पार करता है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के लिए ये आदर्श है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं? अंतरिक्ष में ऐसे बिंदु हैं जहां दो बड़े पिंडों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल आपस में संतुलित होते हैं, जिसमें वहां रखा गया उपग्रह स्थिर रह सकता है। L1 से L5 तक कुल 5 बिंदु हैं। पृथ्वी से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंकने के लिए आवश्यक पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना है एस्केप वेलोसिटी? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी से किसी भी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंकने के लिए। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। इसके बाहरी आवरण को इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने 2019 में M87 आकाशगंगा के केंद्र में और 2022 में हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में
स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की थी। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने 2019 में M87 आकाशगंगा के केंद्र में और 2022 में हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में सजिटेरियस ए स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की थी। गुरुत्वाकर्षण तरंगें स्पेस टाइम के ताने बाने में पैदा होने वाली लहरें हैं, जिनकी भविष्यवाणी आइंस्टीन ने 1916 में की थी और 2015 में लीगो द्वारा पहली बार इसका पता लगाया गया था। भारत का अपना लीगो इंडिया प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थापित किया जा रहा है, जो वैश्विक लीगो नेटवर्क का हिस्सा होगा। डार्क मैटर क्या है? ब्रह्मांड के द्रव्यमान का एक बड़ा हिस्सा बनता है, लेकिन यह प्रकाश के साथ क्रिया नहीं करता है, अदृश्य है। यह केवल अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से पहचाना जाता है। डार्क एनर्जी क्या है? एक रहस्यमयी शक्ति है जो माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड के विस्तार की गति को तेज कर रही है। ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। धूमकेतु की बात करें तो धूल, बर्फ और गैसों के बने पिंड हैं। जब वे सूर्य के करीब आते हैं तो बाष्पीकरण के कारण उनकी एक लंबी पूंछ टेल बन जाती है, जो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। उदाहरण के लिए हैली धूमकेतु कॉमेट हर 76 वर्ष में। उल्का की बात करें तो जिन्हें आमतौर पर टूटता हुआ तारा कहा जाता है, अंतरिक्ष की चट्टानें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल विशेषकर मध्यमंडल में प्रवेश करते हैं। घर्षण के कारण जलने लगती हैं। जो टुकड़े पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। एक्सोप्लैनेट वे ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। पहला खोजा गया एक्सोप्लैनेट 51 पेगासी बी था। गोल्डीलॉक्स जोन किसी तारे के चारों ओर रुका वह क्षेत्र है जहां का तापमान ना तो बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडा होता है, जिससे ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद रह सकता है। जीवन की संभावना को दर्शाता है। गॉड पार्टिकल की बात करें तो ये हिग्स बोसान वह उप परमाणविक कण है जो अन्य कणों को द्रव्यमान प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इसकी खोज 2012 में CERN के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में हुई थी। सौर पवन सूर्य के ऊपरी वायुमंडल कोरोना से लगातार निकलने वाले आवेशित कणों, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की धारा है। जब सौर पवन के कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो ध्रुवीय आकाश में रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। इसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अंतरिक्ष कवाड़ या स्पेस जंक या डेवरीज में पुराने काम न करने वाले उपग्रह, रॉकेट के चरण और पेंट के टुकड़े शामिल हैं। लियो में अत्यधिक उच्च गति लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ये घूम रहे हैं। केसलर सिंड्रोम की बात करें तो केसलर सिंड्रोम के प्रभाव को रोकने और अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए एक्टिव डेब्रिस रिमूवल तकनीकों जैसे जाल, रोबोटिक आर्म, हार्पून और लेजर का परीक्षण किया जा रहा है। एसैट एंटी सैटेलाइट वेपन अंतरिक्ष में दुश्मन के उपग्रह को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया एक हथियार है। भारत ने 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति के तहत स्वदेशी एसैट मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। भारत मिशन शक्ति के बाद अमेरिका, रूस और चीन के साथ अंतरिक्ष में उपग्रह को मार गिराने की क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। DSA की बात करें, डिफेंस स्पेस एजेंसी की, तो भारत की एक सशस्त्र बल एजेंसी है जो भारत के अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों की सुरक्षा करने और अंतरिक्ष युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए बनाई गई है। 3D बायो प्रिंटिंग की बात करें तो तकनीकी का उपयोग करके अब कृत्रिम मानव अंग, ऊतक और रक्त वाहिकाओं का निर्माण किया जा रहा है, जो चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांति है। हाल ही में IIT कानपुर ने इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। जीनोम एडिटिंग में CRISPR Cas9 यानी कि क्रिस्पर सबसे उन्नत तकनीकी है जो DNA को सटीक रूप से काटने और बदलने का काम करती है। इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डोडोना को इसके लिए नोबेल मिला था। स्टेम सेल की बात करें तो मानव शरीर की वे मास्टर कोशिकाएं हैं
जो शरीर की किसी भी अन्य प्रकार की कोशिका जैसे हृदय, मस्तिष्क या यकृत कोशिका में विकसित होने की क्षमता रखती हैं। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन की बात करें तो भारत में इनोवेट इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बायो फार्मास्यूटिकल वैक्सीन और चिकित्सा उपकरणों के स्वदेशी विकास को गति देने के लिए शुरू किया गया है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बात करें तो इसे एलन मस्क का न्यूरालिंक मानव मस्तिष्क को सीधे कंप्यूटर या मशीनों से जोड़ने की तकनीकी है, जिसका पहला मानव परीक्षण 2024 में किया गया था। एलन मस्क ने पहले ये न्यूरालिंक एक बंदर में लगाई तो बंदर भी गेम खेलने लगा। फिर उन्होंने जो पैरालिसिस हो जाते हैं ऐसे कई ह्यूमंस पर ये लिंक लगाई और वो आसानी से सिर्फ सोचने मात्र से कंप्यूटर को ऑपरेट कर पा रहे थे। हाइपरलूप परिवहन का एक नया साधन है जिसमें यात्रियों या कार्गो को कम दबाव वाली ट्यूब के अंदर चुंबकीय उत्तोलन के जरिए हवाई जहाज की गति कई हजार किलोमीटर प्रति घंटा से ले जाया जा सकता है, 1000 से अधिक की गति। वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो इसे ट्रेन 18 नाम दिया गया था स्टार्टिंग में। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित इंजन रहित हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है। ICF चेन्नई द्वारा ये विकसित है। कवच की बात करें तो भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वदेशी ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली है, TCAS ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर दो ट्रेनों की टक्कर को रोकती है। RFID की बात करें तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी का उपयोग भारत में फास्टैग प्रणाली में किया जाता है, जो टोल प्लाजा पर वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक पहचान और भुगतान को संभव बनाती है। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन स्मार्टफोन में टैप एंड पे जैसी सुविधाओं के लिए 4 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र को सक्षम करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, IoT की बात करें तो रोज़मर्रा की भौतिक वस्तुओं जैसे फ्रिज, कार, टीवी को इंटरनेट से जोड़ने की तकनीकी है ताकि वे डेटा एकत्र कर सकें और एक दूसरे से संवाद कर सकें स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट्स में। देखिए, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो कवच है ये बहुत अच्छी है, ट्रेन की टक्कर की बचाव प्रणाली। जब देश में बड़े राज्यों में चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उसी के आसपास आप देखना ट्रेन की दुर्घटनाएं अचानक से बढ़ जाती हैं। ट्रेन पटरी से उतरने लगेगी, ट्रेन की आपस में टक्कर होने लगेगी। ये सब चुनाव के आसपास होता है। आप ये देखिएगा, कहीं पर आपको ट्रेन की पटरी कटी मिलेगी। अभी देश में किसी भी बड़े राज्य में चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव भी पास नहीं है, तो पिछले 1-1.5 साल से आपने ज़्यादा ट्रेन की घटनाएं नहीं देखी होंगी, ना ही पढ़ा होगा कि कहीं यहाँ पर पटरी कटी मिली है, यहाँ पर ये हुआ है। लेकिन जैसे ही यूपी चुनाव के आसपास आप देखना, दीपावली के आसपास ये सारी चीज़ें शुरू होने लगेंगी। मैंने पिछले 8-10 साल में ये नोटिस किया है कि जितनी भी ट्रेन की दुर्घटनाएं होती हैं या पटरी कटना या ट्रेनों का आपस में भिड़ना, ये चुनाव के आसपास ही देखने को मिलता है। अब भगवान जाने इसका क्या कारण है। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन स्मार्टफोन में टैप एंड पे जैसी सुविधाओं के लिए 4 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र को सक्षम करता है। NFC आपके फ़ोन में अगर है तो जो NFC इनेबल्ड आपके ID कार्ड होते हैं, ATM कार्ड होते हैं, तो वहाँ पर आप सिर्फ टच करेंगे और पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो रोज़मर्रा को भौतिक वस्तुओं जैसे फ्रिज, कार, टीवी को इंटरनेट से जोड़ने की तकनीकी है ताकि वे डेटा एकत्र कर सकें और एक दूसरे से संवाद कर सकें। स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट में रेफ्रिजरेटर आपके IoT वाले आने लगे हैं, टीवी आपकी IoT वाली आने लगी है, पंखे आपके IoT वाले आने लगे हैं, वॉशिंग मशीन आपकी IoT वाली आने लगी हैं। यानी कि आप कहीं पर भी हैं उनको अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं, सिग्नल भेज सकते हैं अगर घर में आपने वाईफाई राउटर लगा रखा है। वाटनेट की बात करें तो हैक किए गए कंप्यूटरों और IoT उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसे साइबर अपराधी DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमलों को अंजाम देने के लिए ज़ोंबी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रैंसमवेयर की बात करें तो एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता के डेटा को एनक्रिप्ट यानी कि लॉक कर देता है और उसे अनलॉक करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में फिरौती की मांग करता है। उदाहरण के लिए बानाक्राई, पेटा, लॉकबिट। CERT इन भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा
नोडल एजेंसी है जो साइबर खतरों और हैकिंग के खिलाफ काम करती है। डीप फेक की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई और डीप लर्निंग का उपयोग करके बनाए गए अत्यधिक यथार्थवादी लेकिन फर्जी वीडियो या ऑडियो हैं जो आजकल चुनाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। जनरेटिव एआई की बात करें जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी, ऐसे मॉडल हैं जो उपयोगकर्ता के संकेत को आधार पर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या कोड का नया डेटा उत्पन्न कर सकते हैं। सुपर कंडक्टिविटी की बात करें तो ये परिघटना है जहां कुछ सामग्रियों को अत्यंत निम्न तापमान क्रिटिकल टेम्परेचर पर ठंडा करने पर उनका विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है। ITER की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर फ्रांस में बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर है। भारत भी इस कृत्रिम सूर्य परियोजना का एक सक्रिय सदस्य है। थोरियम आधारित रिएक्टर की बात करें तो भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार केरल के मोनोजाइट रेत में है। भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर भाभा द्वारा निर्मित अंततः थोरियम आधारित एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर का उपयोग करेगा। तो भारत ने इसमें सफलता हासिल कर ली है हाल ही में और थोरियम आधारित रिएक्टर बनाने में सफल हो गया है। ककरापार KAPP3 या KAPP4 परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 MWE के दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर हैं जो पूरी क्षमता पर काम कर रहे हैं। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR 500 MWE का रिएक्टर है जो कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ये भारत के परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण का मुख्य हिस्सा है जो ईंधन से अधिक प्लूटोनियम उत्पन्न करता है। स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल एसिटेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो DRDO द्वारा विकसित एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल आधारित स्टैंड ऑफ टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है जो पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाती है। पिनाका क्या है? भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जो मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकती है। भगवान शिव के धनुष के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अस्त्र की बात करें तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल रेंज BBR हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे सुखोई और तेजस विमानों में एकीकृत किया गया है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो संचार को सुरक्षित करने की एक क्वांटम तकनीकी है। DRDO ने हाल ही में भारत में 2 नोड्स के बीच सुरक्षित क्वांटम संचार का सफल परीक्षण किया है जिसे हैक करना भौतिकी के नियमों के अनुसार असंभव है। लियोन लिथियम आयन बैटरी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में होता है। भारत में लिथियम के बड़े भंडार हाल ही में रियासी, जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में खोजे गए हैं। लिथियम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। सॉलिड स्टेट बैटरी भविष्य की EV तकनीकी है जिसमें तरल इलेक्ट्रोलाइट के बजाय ठोस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग होता है जिससे यह अधिक ऊर्जा सघन और आग लगने के प्रति सुरक्षित हो जाती है। ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा जैसे सौर पवन का उपयोग करके पानी के विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसका कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 तक 5 MMT क्षमता लक्ष्य है इसका। फ्यूल सेल की बात करें तो तकनीकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से सीधे बिजली पैदा करती है। उप उत्पाद की बात करें के रूप में केवल जल और ऊष्मा निकलती है। ग्रेफीन की बात करें तो कार्बन का एक अपरूप है जो केवल एक परमाणु मोटा 2D सामग्री है। यह स्टील से 200 गुना ज़्यादा मजबूत और बिजली गर्मी का उत्कृष्ट सुचालक है जिसे बंडर मटेरियल के नाम से भी जानते हैं किसको, ग्रेफीन को। भारत सरकार का डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है जिसके तहत मत्स्य 6000 नामक मानव युक्त समरसेबिल वाहन को पॉलीमेटेलिक नोडल्स की खोज के लिए 6000 मीटर गहरे समुद्र में भेजा जाएगा। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक गैर आक्रामक चिकित्सा परीक्षण है जो शरीर के अंगों की विस्तृत 3D छवियां बनाने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। इसमें एक्सरे जैसे हानिकारक विकिरण नहीं होते हैं। जीका, निपाह, इबोला और हालिया मंकी पॉक्स सभी जूनोटिक बीमारियां हैं जिसका अर्थ है कि ये जानवरों से इंसानों में फैलने वाले रोग हैं। भारत पुणे में वन हेल्थ कंसोर्टियम का निर्माण कर रहा है। ठीक है,
तो जो जीका, निपाह, इबोला, मंकी पॉक्स और जूनोटिक, ये क्या है? ये एक तो ये जितने भी वायरस जनित रोग हैं ये आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ने पड़ेंगे और उसका एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये सब इन रोगों को क्या कहा जाता है? जूनोटिक कहा जाता है। और जूनोटिक वे रोग होते हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया स्टैक, आधार यानी कि पहचान, यूपीआई भुगतान प्रणाली और डिजिलॉकर डेटा साझाकरण भारत की 3 मुख्य तकनीकी क्रांति हैं जो गवर्नेंस और दैनिक जीवन को आसान बना रही हैं। अब हम बात करेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार एवं डिजिटल अधिकार मुद्दों की। इसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, जीआई टैग और भारत में डिजिटल अधिकारों, डेटा गोपनीयता से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। बौद्धिक संपदा के प्रमुख प्रकारों की अगर बात करें तो पेटेंट आविष्कारों के लिए 20 वर्ष के लिए होता है। कॉपीराइट साहित्य, कला और संगीत में जीवन भर रहता है बनाने वाले के, और जीवन के बाद में 60 वर्ष तक रहता है। जीआई टैग की बात करें तो भौगोलिक संकेतक 10 वर्ष तक रहता है नवीकरणीय, और इसे आप नवीकरणीय रूप में कर सकते हैं कि अगले 5 वर्ष, फिर अगले 5 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकते हैं। विभिन्न आईपीआर और उनकी वैधता अवधि। पेटेंट क्या है? नए तकनीकी आविष्कार, प्रक्रिया या उत्पाद है, और इनकी वैधता अवधि कितनी है? आवेदन की तिथि से 20 वर्ष। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आवेदन की तिथि से 20 वर्ष है। कॉपीराइट की अगर बात करें तो साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्य, फिल्मों के लिए लेखक का जीवन काल प्लस 60 वर्ष। ट्रेडमार्क की बात करें तो ब्रांड नाम, लोगो, प्रतीक, शब्द आदि 10 वर्ष के लिए अनंत काल तक नवीकरणीय है। भौगोलिक संकेतक की बात करें तो विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति वाले उत्पाद, कृषि, हस्तशिल्प 10 वर्ष के लिए नवीकरणीय है। औद्योगिक डिजाइन की बात करें तो उत्पाद का बाहरी स्वरूप 10 वर्ष के लिए, 5 वर्ष तक और भी बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं 50 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर्स की जो आपके आईपीआर एवं डिजिटल अधिकार से संबंधित हैं। बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानव मस्तिष्क की रचनाएं हैं, जैसे आविष्कार है, साहित्यिक कार्य है, डिजाइन है और व्यापार में प्रयुक्त नाम है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और ये विश्व में बौद्धिक संपदा से संबंधित अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया संगठन है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, जिसे वीपो भी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। आईपीआर से संबंधित ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझौता विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा संचालित होता है। तो ये चीज अंतर है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसके लिए मुख्य एजेंसी है, लेकिन जो ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझौता, किसके द्वारा संचालित होता है? विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। भारत में पेटेंट प्रणाली पेटेंट अधिनियम 1970 द्वारा शासित होती है। इसे 2005 में ट्रिप्स के अनुरूप में संशोधित भी किया गया था। भारत में पेटेंट का कार्यकाल पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तिथि से 20 वर्ष होता है। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, जब दवा कंपनियां मामूली बदलाव करके अपने पेटेंट की अवधि बढ़ाने की कोशिश करती हैं तो भारत की जो कानून है उसकी धारा 3D इसे रोकती है। तो जो पेटेंट अधिनियम की धारा 3D है उसे रोकती है। तो दवा कंपनियां क्या करती हैं, जैसे कोई पेटेंट है किसी दवा का, उसमें मामूली सा बदलाव कर देंगे। जैसे क्या था, डोलो पैरासीटामोल 500 mg बहुत अच्छी काम कर रही थी, लेकिन सरकार ने नियम बना रखा था कि पैरासीटामोल 500 mg इस रुपए से ज्यादा नहीं बेची जा सकती है। ठीक है, इतने में ही बेची जा सकती है। आपको नॉर्मल जो 10 गोली का पत्ता होता है पैरासीटामोल का, वो 10 से 12 रुपए में आपको मिल जाता है मार्केट में। लेकिन अब उस पे मुनाफा कैसे कमाया जाए, तो 650 mg की दवा लाई गई डोलो। तो क्या हुआ, उसको जितने चाहे उतने रेट में बेच सकते हैं, क्योंकि सरकार ने तो 500 mg तक ही रोक लगा रखी है। तो ये क्या है, ये मुनाफा कमाने के लिए कंपनियां थोड़ा बदलाव करती हैं और पेटेंट में भी ये एवरग्रीनिंग करने का प्रयास करती हैं, लेकिन भारत में ये धारा 3D इसे रोकती है। अनिवार्य लाइसेंसिंग के तहत सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल में किसी कंपनी को पेटेंट धारक की सहमति के बिना सस्ती जेनेरिक दवा बनाने की अनुमति दे सकती है।
तो ये किसी और कंपनी को ये दे देगी सरकार चाहे तो, कि ये कंपनी ये दवा बहुत इंपॉर्टेंट है और तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये पेटेंट तो इस कंपनी का है, लेकिन आप इसकी दवा बनाइए। भारत में कॉपीराइट कानून कॉपीराइट अधिनियम 1957 द्वारा शासित है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम को भारत में कॉपीराइट के रूप में संरक्षित किया जाता है, पेटेंट के रूप में नहीं, जब तक कि वह हार्डवेयर के साथ न जुड़ा हो। ट्रेडमार्क किसी वस्तु या सेवा को दूसरे से अलग करने वाला चिन्ह या लोगो है। यह 10 वर्षों के लिए वैध होता है। भारत में जीआई टैग माल का भौगोलिक उपदर्शन, रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है और यह 2003 में लागू हुआ है। भारत का पहला जीआई टैग 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। जीआई टैग की नोडल एजेंसी भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग में बनारसी साड़ी है, बदोई कालीन है, लखनऊ की चिकनकारी है, गोरखपुर का टेराकोटा है, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का है, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है, प्रयागराज का अमरूद है। हाल ही में यूपी के हाथरस की हींग और अमरोहा की ढोलक को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। व्यापार रहस्य वह गोपनीय जानकारी है। ट्रेड सीक्रेट्स वह गोपनीय जानकारी है जो किसी व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देती है। उदाहरण करने के लिए आप समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए कोका कोला का फार्मूला। भारत में इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं है, अनुबंध कानून से यह शासित होता है। डिजिटल अधिकार क्या है? मानवाधिकारों का विस्तार है जो व्यक्तियों को डिजिटल मीडिया तक पहुंचने, उपयोग करने और डिजिटल नेटवर्क पर निजता का अधिकार देते हैं। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी क्या है? 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी फैसले ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारत में साइबर अपराधों और डिजिटल अधिकारों को मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत विनियमित किया जाता है। आईटी अधिनियम की धारा 66A, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 मामले में असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया था, आपत्तिजनक ऑनलाइन संदेश भेजने से संबंधित थी। भूल जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन, का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को इंटरनेट सर्च इंजन से अपनी पुरानी अप्रासंगिक व्यक्तिगत जानकारी को हटाने का अधिकार है। यूरोपियन यूनियन का जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, दुनिया का सबसे सख्त डेटा गोपनीयता और सुरक्षा कानून माना जाता है। भारत में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए संसद ने हाल ही में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया है। डीपीडीपी अधिनियम 2023 के तहत डेटा का नियंत्रण करने वाली संस्था को डेटा फिड्यूसरी और जिसकी जानकारी है उसे डेटा प्रिंसिपल कहा जाता है। डेटा स्थानीयकरण क्या है? डेटा लोकलाइजेशन का अर्थ है किसी देश के नागरिकों का डेटा उसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर सर्वर पर संग्रहित किया जाना चाहिए। एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है? संचार का एक सुरक्षित तरीका है जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के अलावा कोई तीसरा पक्ष, यहां तक कि सेवा प्रदाता भी संदेश को पढ़ नहीं सकता है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता और अखंडता को सत्यापित करने के उपयोग की जाने वाली एक गणितीय तकनीकी है। यह आईटी अधिनियम 2000 के तहत कानूनी रूप से मान्य है। डार्क वेब क्या है? इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे पारंपरिक सर्च इंजन जैसे गूगल द्वारा अनुक्रमित नहीं किया जाता है और इसके लिए विशेष ब्राउजर टॉर की आवश्यकता होती है। नेट न्यूट्रलिटी, यह सिद्धांत है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट पर सभी डेटा के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव या अलग अलग शुल्क के। तो बीच में क्या हुआ था, कंपनियों ने फेसबुक के लिए अलग से डेटा पैक लॉन्च कर दिया था, जिसे सरकार ने बैन करवा दिया कि आप सिर्फ एक कंपनी के लिए इंटरनेट शुरू नहीं कर सकते हैं, सभी के साथ आपको समान व्यवहार करना होगा। तो ये नेट न्यूट्रलिटी है, ठीक है। CERTN क्या है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं जैसे हैकिंग, फिशिंग से निपटने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है जो 2004 में स्थापित हुई है। फिशिंग क्या है? एक साइबर अपराध है जिसमें हैकर्स वैध संस्थानों जैसे बैंक का रूप धारण करके ईमेल मैसेज के जरिए पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराते हैं। रैंसमवेयर क्या है? एक प्रकार का मैलवेयर वायरस है जो उपयोगकर्ता के डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और उसे खोलने के लिए फिरौती क्रिप्टो करेंसी की मांग करता है, उदाहरण के लिए वानाक्राई। डीप फेक क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI का उपयोग करके बनाए गए सिंथेटिक
वीडियो ऑडियो हैं जिनमें किसी व्यक्ति के चेहरे या आवाज को यथार्थवादी रूप से किसी और से बदल दिया जाता है। साइबर बुलिंग क्या है? डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके किसी व्यक्ति को परेशान करना, डराना या बदनाम करना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है, जिसे कोई भी देख, संशोधित और वितरित कर सकता है। क्रिएटिव कॉमन्स क्या? एक गैर लाभकारी संगठन है जो कॉपीराइट लाइसेंस प्रदान करता है, जिससे रचनाकारों को यह तय करने की स्वतंत्रता मिलती है कि उनके काम का उपयोग दूसरे कैसे कर सकते हैं। डिजिटल डिवाइड क्या है? उन लोगों के बीच की खाई को दर्शाता है जिनकी आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, कंप्यूटर तक पहुंच है और जिनकी नहीं है। भारतीय पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कोलकाता में है और इसके कार्यालय मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली में भी है। सॉफ्टवेयर पायरेसी का अर्थ है कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अनधिकृत प्रतिलिपि बनाना, वितरण या उपयोग करना। जीआई टैग केवल उत्पादों, कृषि, प्राकृतिक या निर्मित को दिया जाता है, सेवाओं को नहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड को भारत सरकार द्वारा 2021 में भंग कर दिया गया। अब इसके मामले उच्च न्यायालय देखते हैं। बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन को डीपीडीपी एक्ट के तहत संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा माना जाता है। पेगासस इजराइल की एनएसओ द्वारा विकसित एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग स्मार्टफोन की जासूसी करने के लिए किया जाता है। आईटी नियमों के तहत भारत में 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ माना जाता है और उन्हें एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत वितरित खाता बही तकनीकी है जो बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी का आधार है और डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पर चलने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो किसी समझौते की शर्तों को स्वतः निष्पादित करते हैं। सैंडबॉक्स एक सुरक्षित पृथक वातावरण है जहां नई डिजिटल तकनीकों या ऐप्स का परीक्षण मुख्य प्रणाली को प्रभावित किए बिना किया जाता है। पेटेंट सहयोग संधि के तहत एक ही अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल करके कई देशों में एक साथ पेटेंट सुरक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। मार्केस संधि, जिसका भारत पहला हस्ताक्षर करता है, का उद्देश्य दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रकाशित कार्यों, पुस्तकों आदि की पहुंच आसान बनाना और ये कॉपीराइट का अपवाद। अब हम बात करेंगे रक्षा तकनीकी, डीआरडीओ और मिसाइलों की। डीआरडीओ और मिसाइल मैन। डीआरडीओ यह भारत के लिए हथियार और मिसाइल बनाता है। स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। इसका नारा है शक्ति का स्रोत विज्ञान में है। डीआरडीओ के नारा की अगर बात की जाए तो इसका नारा है शक्ति का स्रोत विज्ञान में है। और डीआरडीओ के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। आईजीएमडीपी 1983। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है और उन्होंने इसी प्रोग्राम के तहत भारत को मिसाइल निर्माण में आत्मनिर्भर बनाया था। आईजीएमडीपी यानी कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमडीपी है। आईजीएमडीपी के तहत 5 मिसाइलें बनाई गई जिन्हें शॉर्टकट में पटना कहते हैं। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। पृथ्वी यह भारत की पहली जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी। नाग यह टैंक को उड़ाने वाली एंटी टैंक मिसाइल है जो दागों और भूल जाओ तकनीकी पर काम करती है। हेलिना यह नाग मिसाइल का ही एक रूप है जिसे हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। खतरनाक मिसाइलें, बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल पत्थर की तरह अंतरिक्ष में जाकर नीचे गिरती हैं, जबकि क्रूज मिसाइल हवाई जहाज की तरह जमीन के समानांतर उड़कर सीधा निशाना लगाती हैं। अग्नि 5 ये भारत की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 5000 से अधिक किलोमीटर दूर चीन के किसी भी कोने तक परमाणु बम ले जा सकती है। मिशन दिव्यास्त्र MIRV, इस तकनीकी से एक ही मिसाइल अग्नि 5 के अंदर कई सारे परमाणु बम रखे जा सकते हैं जो हवा में खुलकर अलग अलग शहरों पर गिर सकते हैं। ब्रह्मोस ये भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। ये ध्वनि की तेज गति से सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाली क्रूज मिसाइल है। इसकी अगर स्पीड की बात की जाए तो मैक 2.8 से लेकर 3 तक इसकी है,
यानी कि 3500 से 3700 किलोमीटर प्रति घंटा। निर्भय यह भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। सुरक्षा कवच बीएमडी और आधुनिक हथियार की अगर बात की जाए तो बीएमडी सुरक्षा कवच अगर दुश्मन मिसाइल दागे तो यह सिस्टम उसे हवा में ही नष्ट कर देता है। इसके दो स्तर हैं, पीएडी और एएडी। प्रोजेक्ट कुशा ये भारत का अपना आयरन डोम लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जो बन रहा है। हाइपरसोनिक कोई भी मिसाइल या विमान जो ध्वनि आवाज की गति से 5 गुना मैक 5 से भी ज्यादा तेज उड़े उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों में स्क्रेम जेट नाम का खास इंजन लगता है जो तेज हवा को दबाकर ईंधन जलाता है। मिशन शक्ति 2019 भारत ने अंतरिक्ष में मौजूद अपने ही एक सैटेलाइट को मिसाइल से मार गिराया और ASAT तकनीकी प्राप्त कर ली। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। अब हम बात करेंगे नौसेना, नेवी और वायुसेना एयरफोर्स की ताकतों की। तो घातक पनडुब्बियां, INS अरिहंत S2 ये भारत की पहले स्वदेशी SSBN है, यानी कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली और परमाणु मिसाइल दागने वाली पनडुब्बी। INS अरिदमंत S4 ये भारत की तीसरी और सबसे नई परमाणु पनडुब्बी है जो अप्रैल 2026 में नौसेना में शामिल की गई। अरिदमन पनडुब्बी समुद्र के अंदर से ही K4 मिसाइलों 3500 किलोमीटर रेंज को दाग सकती है। प्रोजेक्ट 75 इसके तहत 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां स्कॉर्पियन क्लास बनाई गई हैं, जैसे कलवरी, खांदेरी। AIP तकनीकी प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट। AIP एक ऐसी तकनीकी है जिससे पनडुब्बी को बैटरी चार्ज करने के लिए पानी के ऊपर नहीं आना पड़ता, यह हफ्तों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है। अब हम बात करेंगे लड़ाकू जहाज और विमानों की। प्रोजेक्ट 15B इसके तहत समुद्र दुश्मन के रडार से छिपने वाले स्टील्थ विध्वंसक जहाज बनाए जा रहे हैं, जैसे INS विशाखापत्तनम। प्रोजेक्ट 17A इसके तहत स्टील्थ फ्रिगेट जहाज बनाए जा रहे हैं, जैसे INS नीलगिरी। INS विक्रांत ये भारत का पहला पूरी तरह से भारत में बना विमान वाहक पोत है, समुद्र में तैरता हुआ हवाई अड्डा। LCA तेजस ये पूरी तरह से भारत में बना एक हल्का लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है। AMCA ये भारत का भविष्य का लड़ाकू विमान है, 5वीं पीढ़ी का, जो दुश्मन के रडार में नहीं दिखेगा, यानी कि स्टेल्थ तकनीकी पर आधारित होगा। दोहरे उपयोग वाली तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय नियम, डुअल यूज जो होते हैं, द्वि अनुप्रयोगी, ठीक है, द्वि अनुप्रयोगी डुअल यूज टेक्नोलॉजी कोई ऐसी तकनीकी जो अच्छे काम, नागरिक इस्तेमाल और विनाश हथियार दोनों में काम आ सके। उदाहरण के लिए रॉकेट से सैटेलाइट भी भेजा जा सकता है और मिसाइल भी बनाई जा सकती है। बाशेनार व्यवस्था WA ये देशों का एक ग्रुप है जो इस बात पर नजर रखता है कि कोई देश खतरनाक हथियारों की तकनीकी गलत हाथों में ना बेचे। ऑस्ट्रेलिया समूह AG ये ग्रुप सुनिश्चित करता है कि रसायन, केमिकल और जैविक हथियारों, बायोवेपन को फैलने से रोका जाए। MTCR यह उन बड़ी मिसाइलों की खरीद बिक्री रोकता है जो 500 किलो बम को 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर ले जा सकती हैं। भारत इन तीनों WA, AG, MTCR का सदस्य है। NSG परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह 1974 में जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया था, तब गुस्साए देशों ने यह ग्रुप बनाया था। भारत NSG का सदस्य नहीं है, चीन इसका विरोध करता है और भारत ने भेदभावपूर्ण NPT, CTBT संधियों पर हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं। भारत में खतरनाक वस्तुओं के निर्यात को वाणिज्य मंत्रालय की SCOMET लिस्ट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ड्रोन UAV तकनीकी, रुस्तम 2 तपस यह निगरानी करने वाला भारत का अपना ड्रोन है। घातक यह एक लड़ाकू ड्रोन है, UCAV जो बम भी गिरा सकता है। दृष्टि 10 यह नौसेना के लिए अडानी डिफेंस द्वारा बनाया गया स्वदेशी ड्रोन है। ड्रोन नियमों के अनुसार भारत में ग्रीन जोन सुरक्षित इलाकों में 400 फीट ऊंचाई तक छोटे ड्रोन उड़ाने के लिए सरकार की अनुमति नहीं चाहिए। ऊर्जा, बिजली, सुरक्षा, परमाणु और ग्रीन एनर्जी पर हम बात करेंगे। परमाणु ऊर्जा के 3 चरणीय कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का हिस्सा है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में यूरेनियम कम है, लेकिन थोरियम केरल की रेत में बहुत ज्यादा है। इसका उपयोग करने के लिए डॉक्टर होमी भाभा ने 3 चरणों वाली योजना बनाई है। भारत में थोरियम के बहुत सारा
भंडार है, सिर्फ केरल में नहीं और भी हिस्सों में भारत में मौजूद है। चरण 1 PHWR, इसमें प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली बनती है और रिएक्टर को ठंडा और नियंत्रित करने के लिए भारी जल यानी कि D2O का उपयोग होता है। नियंत्रण छड़ें, जिनको कंट्रोल रॉड्स कहते हैं, परमाणु रिएक्शन को रोकने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन सोखने हेतु रिएक्टर में कैडमियम या बोरान की छड़ें डाली जाती हैं। चरण 2 की अगर बात की जाए तो FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यह एक जादुई रिएक्टर है जो जितना ईंधन खाता है उससे ज्यादा ईंधन बनाता है। इसमें विवंदक धीमा करने वाले की जरूरत नहीं होती है। अभी भारत ने ये तकनीकी हासिल की है, चरण 2 को प्राप्त किया है और भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश बना है रूस के बाद में। FBR को ठंडा रखने के लिए पानी की जगह तरल सोडियम का इस्तेमाल होता है, जैसे कल्पक्कम रिएक्टर में। चरण 3 क्या है? थोरियम आधारित उन्नत रिएक्टर, जो थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदलकर ऊर्जा पैदा करेंगे। भारत इस तरफ भी काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे भविष्य की ऊर्जा परमाणु संलयन की। परमाणु संलयन क्या है? सूर्य और तारों में अपार ऊर्जा इसी से बनती है जब हाइड्रोजन के दो कण मिलकर हीलियम बनाते हैं। इसमें रेडियोधर्मी कचरा नहीं निकलता। ITER, ये फ्रांस में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टोकामक कृत्रिम सूर्य रिएक्टर है। भारत भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भारत के अपने टोकामक संलयन मशीन का नाम आदित्य है। ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल। ग्रीन हाइड्रोजन, जब पानी H2O को सोलर पवन बिजली इलेक्ट्रोलाइसिस से तोड़कर हाइड्रोजन निकाली जाती है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। ब्लू हाइड्रोजन, यह प्राकृतिक गैस से बनती है, लेकिन इसमें निकलने वाले कार्बन प्रदूषण को हवा में जाने से पहले ही कैद कर लिया जाता है। 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन इथेनॉल, जो इथेनॉल गाड़ियों का ईंधन गन्ने से ना बनकर पराली और कृषि कचरे से बनता है, उसे 2G कहते हैं। एक इथेनॉल होता है जो गन्ने के रस से बनता है, एक इथेनॉल क्या होता है, पराली और कृषि कचरे से बनता है, उसे 2G इथेनॉल कहते हैं। 3G बायोफ्यूल क्या है? यह ईंधन पानी में उगने वाले शैवाल, एल्गाई यानी कि काई से बनाया जाता है। SMR, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, ये छोटे परमाणु रिएक्टर होते हैं जिन्हें फैक्ट्री में बनाकर ट्रकों में लादकर कहीं भी सेट किया जा सकता है। प्लग एंड प्ले की तरह ये काम करेंगे। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA, G20 बैठक में भारत, अमेरिका और ब्राजील ने मिलकर यह संगठन बनाया था। अब हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी की, अति सूक्ष्म विज्ञान की, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। नैनो स्केल का मतलब है चीजों को बहुत छोटा, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर करके देखना। इतने छोटे स्तर पर चीजों के गुण बदल जाते हैं, जैसे पीला सोना नैनो स्तर पर लाल दिखने लगता है। ग्राफीन, यह कार्बन की एक परत वाली चादर है जो स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत और शीशे जैसी पारदर्शी होती है, आर पार दिखने वाली होती है। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, जहां इस पर रिसर्च होगी, केरल के कोच्चि में स्थापित किया गया है। CNT, कार्बन नैनोट्यूब्स, ग्राफीन को गोल मोड़कर पाइप बना दें तो CNT बनता है। इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होता है। क्वांटम डॉट्स, ये नैनो आकार के कण हैं जो अपने साइज के हिसाब से अलग अलग रंग की रोशनी देते हैं। इसके लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये वावंडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी येकीमोव को मिला था क्वांटम डॉट्स के लिए 2023 में नोबेल पुरस्कार। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, कैंसर के इलाज में दवा को नैनो कणों में पैक किया जाता है ताकि दवा सिर्फ कैंसर वाली जगह पर जाकर फटे। इससे बाल झड़ने जैसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। नैनो यूरिया, किसान इसे स्प्रे करते हैं और यह पत्तियों के स्टोमेटा, छोटे छिद्रों के रास्ते सीधे पौधे में घुस जाता है, जिससे यूरिया बर्बाद नहीं होता है। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव माइक्रोफोब्स विज्ञान। AMR, दवाओं का बेअसर होना और खतरनाक जीव। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जब बैक्टीरिया इतने ताकतवर हो जाते हैं कि उन पर एंटीबायोटिक दवाएं असर करना बंद कर देती हैं, यानी कि सुपर बग बन जाते हैं बैक्टीरिया, इसे मूक महामारी कहते हैं। कोलिस्टीन, यह डॉक्टरों का आखिरी हथियार एंटीबायोटिक है। मुर्गी पालन में इसका इस्तेमाल बहुत होता है, इसे भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है।
रेड लाइन कैंपेन, भारत सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के पत्तों पर एक लाल पट्टी लगानी शुरू की है ताकि लोग बिना डॉक्टर की पर्ची के इन्हें ना खाएं। प्रायन, ये ऐसे संक्रामक प्रोटीन हैं जिनमें डीएनए आरएनए नहीं होता है, फिर भी ये दिमाग को सड़ाकर मैड काऊ जैसी बीमारी फैलाते हैं। वाइराइड, ये केवल आरएनए के छोटे टुकड़े हैं जिनके ऊपर प्रोटीन का कवर नहीं होता है, ये केवल पौधों को बीमार करते हैं। सूक्ष्म जीवों के अच्छे लाभकारी काम क्या है? तो प्रोबायोटिक्स, ये अच्छे बैक्टीरिया जैसे दही में लैक्टोबैसिलस है जो हमारे पेट को ठीक करते हैं। प्रीबायोटिक्स फाइबर वाला खाना है जिसे ये बैक्टीरिया खाते हैं। बैक्टीरियोफेज, ये ऐसे निंजा वायरस हैं जो सिर्फ खराब बैक्टीरिया को ढूंढकर खाते हैं, इंसान को नहीं खाते। गंगा जल के खराब ना होने का यही कारण है। राइजोबियम और एजोला, ये जैविक खाद हैं जो हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधों को देते हैं दाल और धान के खेतों में। बीटी यानी कि बैसिलस थुरिंजियसिस, यह मिट्टी में मिलने वाला एक बैक्टीरिया है जो प्राकृतिक रूप से कीड़ों को मारने वाला जहर बनाता है। माइक्रोबियल फ्यूल सेल एमएफसी, इसमें बैक्टीरिया सीवर के गंदे पानी के कचरे को खाकर उसे सीधे बिजली पैदा करता है। बायो रेमेडिएशन, प्रदूषण साफ करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना, जैसे आइडियोनेला सैकेनिसिस नाम का बैक्टीरिया प्लास्टिक खाता है। आयल जैपर, समुद्र में जहाज से तेल रिसने पर सफाई के लिए टेरी संस्था ने 5 बैक्टीरिया का यह मिश्रण बनाया है जो तेल को खा जाता है जो समुद्र की सतह पर होता है, और ये ऑयल जैपर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान की अलग अलग शाखाएं, बेसिक जानकारी क्या है इनकी। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु और वायरस यानी कि विषाणु। बैक्टीरिया ये प्रोक्रियोटिक जीव है, यानी इनकी कोशिका पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। इनकी बाहरी दीवार पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। प्लास्मिड, बैक्टीरिया के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा गोल डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत काम आता है। लुई पाश्चर, इन्हें आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी का जनक यानी कि पिता कहा जाता है। इन्होंने ही पाश्चरीकरण और रेबीज कुत्ते के काटने के टीके की खोज की थी। वायरस, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। शरीर के बाहर मरे हुए रहते हैं, शरीर के अंदर ये जिंदा हो जाते हैं। इनके डीएनए आरएनए के ऊपर कैप्सिड नाम का प्रोटीन का कवर होता है। एचआईवी एड्स का वायरस, यह एक रेट्रोवायरस है जो सीधे हमारे शरीर की रक्षा करने वाली हेल्पर टी सेल CD4 को ही मार देता है। कवक, फंगस, प्रोटोजोआ और शैवाल। फंगस कवक, इनकी कोशिका की दीवार काइटिन की बनी होती है। मशरूम भी एक प्रकार का फंगस है। दाद यानी कि रिंग वॉर्म, एथलीट फूट और ब्लैक फंगस, ये सभी कवक फंगस से होने वाली बीमारियां हैं। प्लाज्मोडियम, यह एक प्रोटोजोआ है जिसे मादा एनाफिलीज मच्छर अपने साथ लेकर उड़ती है और यही इंसानों में मलेरिया फैलाता है। स्पाइरुलिना, यह एक नीला हरा शैवाल काई है जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। अंतरिक्ष यात्री इसे खाते हैं। एगार एगार, यह लाल शैवाल से मिलने वाला एक जेली जैसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल लैब में बैक्टीरिया को पालने के लिए किया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी और वातावरण। एडवर्ड जेनर, इन्हें इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दुनिया का पहला टीका, चेचक स्मॉल पॉक्स का टीका खोजा था। एंटीबॉडी, ये शरीर के अंदर बाई आकार के सुरक्षा प्रोटीन होते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। इन्हें बी कोशिकाएं, बी सेल्स बनाती हैं। ग्राम स्टेनिंग, यह बैक्टीरिया को पहचानने का एक टेस्ट है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बैंगनी और ग्राम नेगेटिव गुलाबी रंग के दिखते हैं। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने 1928 में फंगस से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन खोजी थी। विनाइट्रीकरण, जब बैक्टीरिया मिट्टी के नाइट्रेट को वापस गैस N2 बनाकर हवा में उड़ा देते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरता ताकत कम हो जाती है। बोटुलिज्म, डिब्बा बंद खाना खराब होने पर उसमें एक खतरनाक जहर बन जाता है जिसे बोटुलिज्म कहते हैं। पाश्चरीकरण, दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसे 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। जितना भी आपको पैक्ड दूध मिलता है वो पाश्चरीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है।
माइकोराइजा, यह एक फंगस, कवक और पौधों की जड़ों की दोस्ती सहजीवन है। फंगस पौधों की मिट्टी से फास्फोरस सोखने में बहुत मदद करता है। डीएनए, आरएनए और जेनेटिक्स। सेंट्रल डोगमा फ्रांसिस क्रिक का नियम। शरीर कैसे काम करता है? पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए को पढ़कर प्रोटीन बनाया जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? इन्हें बायोटेक्नोलॉजी की आणविक कैची कहा जाता है, क्योंकि ये डीएनए को सटीक जगह से काटते हैं। बैक्टीरिया अपना डीएनए कैसे शेयर करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, हवा या पानी से सोखकर। ट्रांसडक्शन, वायरस के जरिए। और कॉन्जुगेशन यानी कि पिलाई ट्यूब से जुड़कर। लाइकेन, यह काई, शैवाल और फंगस का मिला जुला रूप है। जहां वायु प्रदूषण खासकर SO2 गैस ज्यादा होती है, वहां लाइकेन नहीं उगते हैं। अब हम बात करेंगे इंसानों के प्रमुख रोग, बैक्टीरिया वर्सेस वायरस की। बैक्टीरिया से जुड़े हुए तथ्यों की अगर बात की जाए तो हमारे आंतों यानी कि पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया हमारे लिए विटामिन के और विटामिन B12 बनाते हैं। आयल ईटिंग बग, तेल खाने वाला कीड़ा, स्यूडोमोनास पुटिडा। बैक्टीरिया को डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने समुद्र से तेल साफ करने के लिए खोजा था। टीबी के इलाज में दी जाने वाली मशहूर दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक बैक्टीरिया से ही बनती है। बोटॉक्स, चेहरे की झुर्रियां मिटाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी में जो इंजेक्शन लगता है, वह असल में एक बैक्टीरिया का जहर न्यूरोटॉक्सिन ही होता है। बायोमाइनिंग, थियोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया का उपयोग करके पहाड़ों, खदानों से तांबा और सोना निकालने की आधुनिक तकनीकी है। एक तरफ बीमारी दी गई है, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। जैसे बात करें क्षय रोग की यानी कि टीबी की, तो इसमें फेफड़े खराब होते हैं। जन्म के समय बच्चों को BCG का टीका लगता है। इसका टेस्ट मॉन्टैक्स टेस्ट होता है, ठीक है। तो इस टीबी से बचने के लिए जन्म के समय बच्चों को BCG का टीका लगता है। टाइफाइड की अगर बात की जाए तो ये गंदे पानी और खाने से फैलता है। इसका टेस्ट बिडाल टेस्ट होता है। टिटनेस, मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, इसलिए इसे लॉक जा, जबड़ा लाक होना भी कहते हैं। जंग लगे लोहे से ये फैलता है। कुष्ठ रोग की अगर बात की जाए तो इसे हैंसन रोग भी कहते हैं। इसके इलाज के लिए MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है। DPT वैक्सीन की बात की जाए तो यह 3 बीमारियों से बचाता है: डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, काली खांसी और टिटनेस। तो DPT जो वैक्सीन है वो 3 बीमारियों के लिए लगाई जाती है: डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी और टिटनेस। विषाणु से होने वाले रोगों की अगर बात की जाए तो एड्स है, यानी कि ये वायरस से होता है। इसके लिए एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। इलाज के लिए ART दवाएं दी जाती हैं। डेंगू, ये हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं इसको। इसे फैलाने वाला मच्छर एक मादा एडीज मच्छर होती है। इसमें ब्लड प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। रेबीज, पागल कुत्ते या बंदर के काटने से होता है। इसमें मरीज को पानी से डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, और अगर टाइम पर टीका ना मिले रेबीज का तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद। पोलियो की 2 वैक्सीन है। एक है जोनास साल्क जो इंजेक्शन के रूप में है, और दूसरी है अल्बर्ट साबिन जो 2 बूंद ड्रॉप के रूप में है। भारत 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका है। हेपेटाइटिस बी, इसमें यकृत सूज जाता है। पीलिया, यह सबसे खतरनाक DNA वायरस है। जीका एवं चिकनगुनिया, इन्हें भी मादा एडीज इजिप्टी मच्छर ही फैलाता है। यह मच्छर साफ पानी में पनपता है और दिन में काटता है। जापानी इन्फेस्टलाइटिस, इसे मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। इसे फैलाने वाला मच्छर मादा क्यूलेक्स होता है। सुअर इसके वायरस को पालते हैं। यह यूपी के गोरखपुर क्षेत्र में बहुत ज्यादा फैला हुआ था, अभी कंट्रोल में आ गया है। अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, चिकित्सा और खेती में विज्ञान के चमत्कार की। PCR, यह DNA की फोटोकॉपी करने वाली मशीन है। जैसे कोरोना की RT-PCR टेस्ट में थोड़ा सा वायरस लेकर उसकी लाखों कॉपी बनाकर चेक किया जाता था। इसकी खोज कैरी मुलीस ने की थी। भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग अपराधियों की पहचान की तकनीकी के जनक डॉक्टर लालजी सिंह है। CDFD लैब हैदराबाद में है। CRISPR Cas9, यह एक जैविक कैंची है जो इंसान के खराब DNA को काटकर निकाल देती है। Cas9 वह एंजाइम है जो ये काटता है।
CAR टी सेल थेरेपी, कैंसर के इलाज में मरीज की खुद की टी कोशिकाओं को निकालकर लैब में उन्हें कैंसर से लड़ने वाले सुपर सैनिक में बदला जाता है। नेक्स्ट CAR-19, ये भारत की पहली स्वदेशी भारत में बनी CAR टी सेल थेरेपी है। अगले 4-5 वर्षों में कैंसर की वैक्सीन बहुत आसानी से उपलब्ध होगी और कैंसर की जैसी महामारी से, खतरनाक बीमारी से दुनिया मुक्ति पाने की ओर अग्रसर हो जाएगी। mRNA वैक्सीन, इसमें असली वायरस नहीं डाला जाता है बल्कि एक मैसेज जेनेटिक कोड भेजा जाता है जो हमारे शरीर को वायरस से लड़ना सिखाता है। उदाहरण के लिए जेम कोवैक 19 स्वदेशी वैक्सीन। स्टेम कोशिकाएं, ये शरीर की कच्ची रा कोशिकाएं हैं जो जरूरत पड़ने पर दिल, दिमाग या किसी भी अंग की कोशिका बन सकती हैं। टोटीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं एक संपूर्ण इंसान बना सकती हैं। प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त होती हैं जो शरीर को का कोई भी अंग बना सकती हैं। 3 पेरेंट बेबी MRT, अगर मां की माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस में कोई बीमारी है तो एक स्वस्थ डोनर महिला तीसरी पेरेंट की माइटोकॉन्ड्रिया का उपयोग करके स्वस्थ बच्चा पैदा किया जा सकता है। खेती में बायोटेक और क्लोनिंग, भारत में जीएम फसलें, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को उगाने की परमिशन GEAC संस्था देती है जो पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करती है। बीटी कपास या बीटी कॉटन भारत में व्यावसायिक रूप से खेतों में उगाई जाने वाली एकमात्र जीएम फसल है। इसमें पिंक बोलवर्म कीड़े को मारने वाला जीन डाला गया है। DMH11, यह दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई जीएम सरसों है। गोल्डन राइस, ये विटामिन ए से भरपूर चावल है, रंग पीला होता है इनका। इसमें विटामिन ए का जीन डैफोडिल के फूल से निकालकर डाला गया था। फ्लेवर सेवर, यह एक जीएम टमाटर है जो हफ्तों तक सड़ता नहीं है। RNA इंटरफेस, यह एक तकनीकी है जिससे पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े के mRNA मैसेज को ब्लॉक करके कीड़े को मार दिया जाता है। क्लोनिंग क्या है? किसी जीव की हूबहू फोटोकॉपी तैयार करना। यह SCNT सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीकी से की जाती है। डॉली भेड़ दुनिया का पहला स्तनधारी क्लोन थी। भारत में NDRI करनाल ने गरिमा भैंस का क्लोन तैयार बनाया है और कश्मीर ने नूरी पश्मीना बकरी का क्लोन बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की जहां से आपके परीक्षा में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। पेटेंट अधिकार, IPR और साइबर अपराध। पेटेंट और ट्रेडमार्क के आसान नियम क्या है? एवरग्रीनिंग, बड़ी दवा कंपनियों की चालाकी जिसमें वो पुरानी दवा के रंग या आकार में थोड़ा बदलाव करके नया पेटेंट मांगती हैं ताकि दवा महंगी रहे। इसे भारत में पेटेंट एक्ट की धारा 3D रोकती है। धारा 3D का नियम क्या है? 3D का, जब तक नई दवा पुरानी दवा से ज्यादा असरदार ना हो उसे पेटेंट नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोवाराइटिस कंपनी की ग्लीविक दवा का पेटेंट इसी आधार पर रद्द कर दिया था। अनिवार्य लाइसेंसिंग, अगर कोई कैंसर की दवा बहुत महंगी है तो सरकार पेटेंट वाले की मर्जी के बिना भी भारत की कंपनियों को वह दवा सस्ते में बनाने का लाइसेंस दे सकती है। ट्रिप्स, यह बौद्धिक संपदा IPR से जुड़ा एक वैश्विक समझौता है जिसे WTO विश्व व्यापार संगठन चलाता है। अगर ट्रिप्स के फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। किसानों के अधिकार, भारत में पौधों बीजों का पेटेंट नहीं किया जा सकता, इसके लिए PPV एंड FR अधिनियम लागू हैं। पेप्सिको लेज चिप्स के आलू FC5 विवादों में किसानों की जीत हुई थी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोड को भारत में पेटेंट नहीं बल्कि कॉपीराइट दिया जाता है। GI टैग, भौगोलिक संकेतक, किसी खास जगह की मशहूर चीज को मिलाता है। वैधता 10 वर्ष है। 2004 में दार्जिलिंग चाय भारत का पहला GI टैग उत्पाद था। कॉपीराइट, किताबें, सिनेमा, संगीत के लिए मिलता है। इसकी वैलिडिटी लेखक के जीवन काल और मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक रहती है। ट्रेडमार्क, यह ब्रांड के लोगो जैसे नाइक का निशान को सुरक्षित करता है। इसकी वैलिडिटी 10 वर्ष होती है जिसे बार बार रिन्यू करा सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट, जैसे कोका कोला या KFC की छुपी हुई रेसिपी, इसके लिए भारत में कोई खास कानून नहीं है, ये कंपनियों के एग्रीमेंट से सुरक्षित होते हैं।
किसी नए आविष्कार आइडिया का पेटेंट अधिकतम 20 वर्ष के लिए मिलता है। भारत की राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संभालता है। WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं डिजिटल अधिकार और हैकिंग से बचाव की। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। KS पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारी प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है। भूल जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगेटन। नए DPDP एक्ट 2023 के तहत अब हम कंपनियों से इंटरनेट से अपना पुराना डेटा डिलीट करने की मांग कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी हमारा डेटा लीक करती है तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। CERT इन, अगर देश में कोई बड़ा साइबर हमला, हैकिंग होता है तो सबसे पहले ये सरकारी एजेंसी एक्शन लेती है। NCIIPC, यह देश की सबसे जरूरी सिस्टम है, जैसे पावर ग्रिड, बैंक सर्वर और को हैकिंग से ये बचाता है। रैंसमवेयर, यह एक खतरनाक वायरस है जो कंप्यूटर की सभी फाइलों को लॉक कर देता है और खोलने के लिए फिरौती मांगता है। वानाक्राई एक ये फेमस रैंसम वायरस था। जीरो डे वल्नरेबिलिटी, यह सॉफ्टवेयर की एक ऐसी गलती खामी है जिसके बाद में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को भी पता नहीं होता है और हैकर्स उसका फायदा उठा लेते हैं। I4C, साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए गृह मंत्रालय ने यह संस्था बनाई है और हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की और GI टैग्स की जो आपको अंत तक मिलेंगे। महोबा देशावरी पान को महोबा का GI टैग मिला है। रटौल आम बागपत को GI टैग मिला है। बखीरा वराशवेयर पीतल के बर्तन को संत कबीर नगर को GI टैग मिला है। कालपी हस्त निर्मित हाथ से बना कागज जालौन को GI टैग मिला है। गोरखपुर टेराकोटा मिट्टी की कलाकृतियां, गोरखपुर को यहाँ पर GI टैग मिला है। चुनार बलुआ पत्थर मिर्जापुर को GI टैग मिला है। काला नमक चावल बुद्ध का महाप्रसाद सिद्धार्थनगर को GI टैग मिला है। जलेसर एटा घंटी घुंघरू धातु शिल्प के लिए इसे GI टैग प्राप्त है। एलिमिको कृत्रिम अंग नकली पैर बनाने का कारखाना कानपुर में स्थित है। सीडैक सुपर कंप्यूटर संस्था की यूपी शाखा नोएडा में है। IITR विश्व विज्ञान जहर अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। IICT भारतीय कालीन कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो यूपी में 6 जगह मुख्य हैं: लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी। रक्षा और अंतरिक्ष से जुड़े हुए टॉप तथ्यों की अगर बात की जाए तो प्रहार, ये पुरानी पृथ्वी मिसाइल की जगह लेने वाली नई 150 किलोमीटर रेंज की शॉर्ट रेंज मिसाइल है। अस्त्र की अगर बात की जाए तो हवा से हवा में मार करने वाली BBR मिसाइल है। BBR यानी कि आंखों से ना दिखने वाले दूर के टारगेट को भी मार गिराने की क्षमता। स्लैम क्षमता क्या है? स्टैंड ऑफ लैंड अटैक। इसका मतलब है कि ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन की पहुंच रडार से बाहर खड़े रहकर भी सटीक निशाना लगा सकती है। XPO-SAT 2024 मिशन, इसे PSLV रॉकेट से भेजा गया। इसका काम अंतरिक्ष में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की एक्सरे चमक का अध्ययन करना है। व्योम मित्र क्या है? यह इसरो द्वारा बनाई गई एक महिला रोबोट है, ह्यूमनाइड है, जो गगनयान मिशन में इंसानों से पहले अंतरिक्ष में जाएगी। BBR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, दृष्टि सीमा 37 किलोमीटर से दूर के लक्ष्य को मार गिराने की क्षमता, उदाहरण के लिए अस्त्र मिसाइल। DNA वर्सेस RNA, शरीर कैसे काम करता है इसके नियम, सेंट्रल डोगमा को याद रखें। म्यूटेशन और AMR मुख्य फोकस एरिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की। CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, 1942 में इसकी स्थापना होती है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन है। इसके अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद 1911 में स्थापित हुई थी, लेकिन 1949 में इसका नाम बदला गया और नई दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। मेडिकल और बीमारियों पर रिसर्च की सर्वोच्च संस्था है। स्वदेशी टीका कोवैक्सीन इसी की देखरेख में बना था। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1929 में स्थापित होती है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत में कृषि शिक्षा और खेती बाड़ी की रिसर्च का नेतृत्व करता है। हरित क्रांति का श्रेय इसी को जाता है।
इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1969 में स्थापित होता है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है ये, और चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन इसी ने पूरे किए हैं। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1958 में यह स्थापित होती है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय सेना के लिए आधुनिक हथियार, मिसाइलें जैसे अग्नि, ब्रह्मोस और खतरनाक टैंक बनाने का कार्य करता है। बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 1954 में स्थापित होता है, मुंबई ट्राम्बे में। भारत का एक प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है। अप्सरा नामक भारत का पहला रिएक्टर यहीं लगा था। सीडैक प्रगत संगणन विकास केंद्र 1988 में स्थापित होता है। कहां पर? पुणे में। भारत में सुपर कंप्यूटर की जो सीरीज है, परम सीरीज, विकसित करने वाली सबसे बड़ी आईटी संस्था कौन है? सीडैक। आईआईएससी भारतीय विज्ञान संस्थान ये 1909 में स्थापित होता है, बेंगलुरु में। जमशेदजी टाटा द्वारा ये स्थापित है। यह भारत में विज्ञान की उच्च शिक्षा का सबसे बेहतरीन कॉलेज है। सीडीआरआई यानी कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान 1951 में स्थापित होता है। कहां पर? लखनऊ में। नई दवाओं की खोज और विकास करने वाली भारत की सबसे प्रमुख संस्था है। एनआईवी राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ये 1952 में स्थापित होता है। कहां पर? पुणे में। वायरस यानी कि विषाणु से फैलने वाली बीमारियों पर रिसर्च करने वाली भारत की सबसे बड़ी लैब है। आईसीएमआर के ये अंतर्गत काम करती है। तो आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपने एक चीज को समझा होगा और आसान करके देखा होगा। अगर आप एक बार रिवीजन और कर लेंगे तो ये चीजें आपको एकदम याद हो जाएंगी। और रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की या सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। लोअर पीसीएस के नोट्स ऐसे दिए गए हैं आपको वन लाइनर्स फॉर्म में, जो आपको अंतिम समय में बहुत हेल्पफुल होंगे। और आप एग्ज़ाम डे तक सुबह मॉर्निंग में भी आप एक दो सब्जेक्ट के उस पर रिविज़न कर लेंगे, अगर आप वाकई में सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने एग्जाम को लेकर। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।